हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था अगर तीन माध्यम हो तो उनके अपवर्तनांकों में क्या संबंध होता है। आज हम उसी टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो प्रश्न है हमारे पास, y के सापेक्ष जल एवं कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हैं। ज्ञात कीजिए कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, तो y को हम स्मॉल a से दर्शाएंगे, जल को w से और कांच को g से। ठीक है, तो y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दे रखा है 4/3। तो y के सापेक्ष अगर जल का अपवर्तनांक दे रखा है तो इसको हम लोग लिखेंगे y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो क्या दे रखा है, इसको हम लोग बोलेंगे En। जल है तो यहाँ पे W हो जाएगा और इसका मान कितना है 4/3। y के सापेक्ष ये हमारा क्या है AnG, इसका मान दे रखा है 3/2। ठीक है, अब पहला प्रश्न हमारा, उसका सलूशन क्या हो जाएगा। पहले प्रश्न का सलूशन हो जाएगा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अब कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है तो कांच का मतलब G, तो जिसके सापेक्ष होता है उसको पहले लिखते हैं और जिसका निकालते हैं, ठीक है, उसको बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो GnW। और अब एक तीसरा माध्यम है, उसके सापेक्ष दे रखा है तो उसके पास सापेक्ष दोनों का अपवर्तनांक का अनुपात होता है। तो ऊपर क्या लिखते हैं, बाद वाले को, तो ये हो जाएगा AnW/AnG। ठीक है, यहाँ पे मान रखते हैं AnW का मान कितना दे रखा है 4/3 बटे क्या हो जाएगा 3/2। ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, दो भिन्न है ना, एक भिन्न ए है, एक भिन्न ए है। दो भिन्न भिन्नों के रूप में लिखे हों तो क्या करते हैं, पहले और चौथे का आपस में गुणा कर लेते हैं, दूसरे और तीसरे का आपस में गुणा कर लेते हैं। तो पहला क्या है 4 है, चौथा क्या है 2, तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो 4 और 2 का गुणा 8 और 3 और 3 का गुणा 9। तो हमारा आ गया कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना आ गया 8/9 आ गया। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न, इसी में दूसरा भाग क्या कह रहा है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी WnG। अब ये देखिए, ये होता है क्या हमारा 1/GnW के। ठीक है, तो ये फार्मूला हम लोगों ने निकाल रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ से GnW का मान हमको पता है, तो 1/8/9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 9/8 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। दूसरा तरीका मैं इसको इरेज करके फिर बताता हूँ। ठीक है, ये वाला जो दूसरा वाला पार्ट है, एक तरीका ये है कि देखिए, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है और हमको कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक पता है। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो होगा, कांच के सापेक्ष जल के अपवर्तनांक का क्या होगा, व्युत्क्रम होगा। ठीक है, तो यही वाला फार्मूला यूज करके हम लोग निकाल लिए। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, दोनों माध्यमों के अपवर्तनांकों के अनुपात के हिसाब से निकाल लेते हैं। तो इसको मैं इरेज करता हूँ, यहाँ तक वो समझ में आया होगा। इस वाले का दूसरा मेथड मैं बता रहा हूँ अभी। तो हमारे पास दूसरा तरीका क्या है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक का।
जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। तो क्या होगा WN(g). तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब देखिए y के सापेक्ष दोनों का अपवर्तनांक दे रखा है, तो y के सापेक्ष जो अपवर्तनांक देगा उसी का अनुपात होगा। तो पहले g वाले लिखेंगे, तो यानी ANG, यानी y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दे रखा है 3/2, और y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना दे रखा है 4/3। अब पहला और चौथा एक साथ गुणा कर लेंगे, दूसरे और तीसरे को एक साथ गुणा करेंगे, तो 3 का गुणा 3 में हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 2 का गुणा 4 में हो जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। अच्छा देखिए, इसको आप ऐसे नहीं समझ में आता हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 3/2 है ना बटे 4/3 है, क्योंकि ये आपका गणित में भी मिलेगा और साइंस में भी मिलेगा, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के सवालों में सॉल्व करते हैं। तो ऐसे इसको कैसे कर सकते हैं, इसका दूसरा तरीका, एक तरीका है इसका गुणा कर लिया जाए, इसका गुणा कर लिया जाए। एक तरीका है, इसको लिखिए 3/2, यहाँ गुणे का साइन लगाइए और इसको उल्टा करके लिख लिए, नीचे वाले भिन्न को उल्टा करके लिख लिए, यानी अंश को हर बना दीजिए, हर को अंश बना दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 3/4। अब गुणा करेंगे, 3 का गुणा 3 में हो जाएगा 9, और 2 का गुणा 4 में हो जाएगा 8, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से इस टाइप का जो अगर आएगा टर्म तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल में क्या संबंध होता है। तो एक चीज़ समझने वाली बात है, अपवर्तन होता क्यों है, ठीक है, अपवर्तन होने का कारण क्या है। तो देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम में प्रवेश करते ही क्या होती है, बदल जाती है, ठीक है। प्रकाश की चाल क्या होगा, दूसरे माध्यम में जैसे ही प्रकाश प्रवेश करेगा उसका चाल बदल जाएगा, तो जिसके वजह से क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। अगर प्रकाश की चाल का संबंध प्रकाश के अपवर्तन से है तो अपवर्तन का भी कोई न कोई संबंध होगा अपवर्तनांक से। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो उसकी चाल बदल जा रही है, ठीक है। इसी को हम, यही क्या है, अपवर्तन का कारण है। तो अपवर्तन का कारण प्रकाश की चाल में परिवर्तन है, तो अपवर्तनांक है, तो अपवर्तनांक का भी कहीं न कहीं संबंध मिलेगा, किससे, प्रकाश की चाल से। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल जब अलग अलग है तो अपवर्तनांकों में भी संबंध होगा। उसी को हम देखते हैं क्या संबंध होता है। अब देखिए, मान लेते हैं एक हमारे पास ऐसे माध्यम है, इधर क्या है, निर्वात है, और यहाँ पे क्या है, माध्यम है एक, जिसको मैं मान लीजिए एक नाम दे दे रहा हूँ, ठीक है। और प्रकाश की किरण ऐसे आपतित हो रही है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, c होती है, और यहाँ पे ये अपवर्तित होगी, तो यहाँ पे इसकी चाल मान ले रहे हैं क्या हो जा रही है, v1 हो जा रही है। तो अब ये जो चाल है प्रकाश की और इस माध्यम का अपवर्तनांक है, तो इसके मध्य संबंध क्या होता है, तो संबंध होता है, ठीक है, माध्यम एक का अपवर्तनांक, माध्यम एक का अपवर्तनांक। अब किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं हम लोग, निर्वात के सापेक्ष निकाल रहे हैं, तो क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक है, क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसको हम केवल n1 से दर्शाएंगे, ऐसे यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं होता, उसका मतलब क्या है, निर्वात है। और ये फार्मूला होता है क्या, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम एक में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो
n1 का मान हमें क्या मिलेगा, ये निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है, c है, और माध्यम में क्या है, v1 है। तो हमको क्या मिला, फार्मूला n1 बराबर c/v1 फार्मूला है। यानी किसी माध्यम का अपवर्तनांक किस बात पे निर्भर करता है, वो इस बात पे निर्भर करता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो माध्यम एक का अपवर्तनांक क्या हुआ, निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्योंकि निरपेक्ष क्यों, क्योंकि यहाँ पे निर्वात है, निर्वात के सापेक्ष हम लोग निकाल रहे हैं, तो निर्वात के सापेक्ष निकाले गए अपवर्तनांक को क्या बोलते हैं हम लोग, निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे n1 क्या है, c/v1 के बराबर आया। अगर इसी प्रकार एक और माध्यम हो, n2 हो, तो क्या हो जाएगा, c/v2, क्या हो जाएगा, c/v2। और मुझसे कोई कहे कि माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक क्या होगा, तो इन दोनों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों का अनुपात होगा, यानी n2/n1 होगा। तो n2 का मान कितना है, c/v2, और n1 का मान कितना है, c/v1। c से c कैंसिल हो जाएगा, और ये c की जगह एक आ गया। अब ये क्या हो जाएगा, 1n2 बराबर क्या हो जाएगा, v1/v2। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये हमारे पास फार्मूले निकल के आए हैं। n1 क्या है, तो n1 हमारा आ रहा निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, v1 है, और निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है, c है। तो c/v1 के बराबर आ गया। अगर मान लीजिए एक और माध्यम है, ठीक है, निर्वात से प्रकाश उस माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो उसके लिए भी क्या हो जाएगा, n2 बराबर c/v2। अगर हमको ये कहा जाए कि माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक निकालिए, तो क्या हो जाएगा, उनके निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो अभी क्या हो जाएगा, n2/n1। तो n2 का मान रख दीजिए और n1 का मान रख दीजिए। यहाँ से हमको क्या मिला, 1n2 = v1/v2। अब ध्यान से देखिए, जब दो माध्यमों का सापेक्ष अपवर्तनांक निकालते हैं हम लोग, तो कैसे याद रखेंगे। देखिए, यहाँ पे 1 है तो v1 ऊपर आएगा, यहाँ 2 है, यहाँ v2 नीचे आएगा। जो पहले है उस माध्यम में चाल पहले आएगी, और जो बाद में है उस माध्यम में चाल बाद में आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। और यहीं पे अगर कहे 2n1, यानी दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक निकालना हो, तो ये क्या हो जाएगा, 1/1n2 के बराबर हो जाएगा। और इसका मान रखिए, ये क्या है, v1/v2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, v2/v1, और एक इसका मान है 2n1 का। तो यहाँ देखिए, माध्यम दो पहले आया है तो उसमें प्रकाश की चाल पहले आया है, माध्यम एक बाद में आया है तो उसमें प्रकाश की चाल नीचे हर के रूप में आया है। तो अब ये चीज़ मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब इस पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल देखने से पहले हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं। अगर निर्वात की जगह y हुआ तो क्या बोलेंगे। जैसे क्या है, y के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, तो y के सापेक्ष, अच्छा मान लेते हैं माध्यम एक है, तो e यहाँ पे e हो गया, और यहाँ पे n, और यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे मैं 1 दर्शा रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, y में प्रकाश की चाल बटे
माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। ठीक है, अब ये समझ में आया होगा। तो y में भी प्रकाश की चाल क्या है, c है, और माध्यम में प्रकाश की चाल v1 है। तो y के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक ये हो जाएगा। ठीक है, c/v1। अच्छा देखिए, निर्वात का अपवर्तनांक 1 मानते हैं हम लोग, और y का अपवर्तनांक मानते हैं 1.003। तो जब हम लोग अपवर्तनांक निकालते हैं, या तो निर्वात के सापेक्ष निकालें या तो y के सापेक्ष निकालें। अपवर्तनांक में कोई खास अंतर नहीं आता है, क्योंकि कांच का अपवर्तनांक y का अपवर्तनांक कितना है 1.003, और निर्वात का कितना है 1। तो कोई खास अंतर नहीं है। इस वजह से कहीं कहीं हम लोग फार्मूले में देखते हैं निर्वात की जगह क्या है y दिया रहता है, तो y के हिसाब से निकालते हैं। ठीक है, अब इस पर हम लोग एक आंकिक प्रश्न देखते हैं। तो एक चीज़ और समझ लीजिए, अपवर्तन का कारण क्या होता है। तो अपवर्तन का कारण क्या होता है, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन। ठीक है, और एक और चीज़ समझने वाली बात है, अपवर्तन के दौरान प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है, चाल बदल जाता है। देखिए, ये वाला पॉइंट याद रखना बहुत ज़रूरी है। अपवर्तन के दौरान प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है, चाल बदल जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग न्यूमेरिकल्स में होता है। तो हमारे पास प्रश्न है, वायु तथा जल में प्रकाश की चालें क्रमशः 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड तथा 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमको वायु में प्रकाश की चाल कितना दे रखा है, c यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और किसमें, जल में। ठीक है, तो यानी VW कितना दे रखा है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब हमको निकालना क्या है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो क्या हो जाएगा, ANW इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, C/VW। तो C का मान रखते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बटे 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.33। तो हमारा यही क्या है, आंसर आ गया। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना आ गया, 1.33।
तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रकाशिक सघन और प्रकाशिक विरल माध्यम क्या होते हैं, क्रांतिक कोण क्या होता है, अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध क्या होता है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। हैप्पी लर्निंग।